बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद तस्लीम लगा यानी एमटीएल। इलेक्शन के बाद हुकूमतें कायम होने और इलेक्शन के जो बाद के मसाइल हैं उन पर मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। एक तरफ से जाहिर किया जा रहा है कि हालात अच्छे हैं, लेकिन हालात कोई इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे। गुज़िश्ता कल मरियम नवाज ने पाकिस्तान में शरीफ खानदान के चौथे फर्द की हैसियत से वजीर आला पंजाब का जो है ओहदे का हलफ उठाया। इस तरह तख्ते लाहौर एक मरतबा फिर शरीफ खानदान के ज़ेर असर चला गया और अब शरीफ खानदान के ज़ेर असर जाने में पाकिस्तान की रवां दवा है। यानी कुछ दिन में नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम का ओहदा जो है वो संभालने वाले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि ये जो शरीफ खानदान है और खुसूसन जो मरियम नवाज की कल की तकरीर कौल और फेल का जो तजाद उसे देखा जाए तो वो बहुत ही मुश्किल है। और हम ये देख भी रहे हैं और मैंने कहा भी है अपने प्रोग्रामों में पहले भी कहा है कि मरियम नवाज के बस की बात नहीं है पंजाब जैसा सूबा चलाना। जो उसका मिजाज है, जो उनका मिजाज है खातून का, वो बहुत ही मुख्तलिफ और मुश्किल मिजाज की खातून है और वो शायद इस सूबे को ना चला सकें जिस तरह उन्होंने काम शुरू किया है। मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले दरगुजर की बात की है, माफ़ी की बात की है। उन्होंने 200 यूनिट जो बिजली देने का वायदा किया था वो उन्होंने नहीं उसका ऐलान किया। मंशूर का ऐलान तो किया कि मंशूर पर अमल शुरू कर दूंगी, लेकिन जो सबसे अहम बार बार वो कहती थी मैं 200 यूनिट दूंगी, 200 यूनिट मुफ्त दूंगी, 200 यूनिट मुफ्त दूंगी, वो पता नहीं 200 यूनिट कहाँ चले गए। वो दे भी सकती हैं कि नहीं, या फिर वो जो 200 यूनिट मुफ्त देने वाली थी उसमें उसकी कोई कीमत बढ़ जाएगी और फिर वो मिलेंगे लोगों को। दूसरी तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के बाद हालात को बेहतर करने के लिए और अपने काबू में करने के लिए या अपनी तरफ फेवर में करने के लिए मुसलसल कोशिश है और पाकिस्तान के दो सूबे केपीके में उनकी मुकम्मल अमलदारी है, जबकि पाकिस्तान का अहम तरीन सूबा जो वसाइल से मालामाल है, आबादी कम है, रकबा सबसे ज्यादा है, लेकिन वसाइल भी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के पास है। उस पर तो इख्तियार और इक़्तिदार की जो जंग है वो नहीं चल रही, वो बांट दिया गया है। वो हमारे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को मिला के उस पर अपना इख्तियार और तसल्लुत जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान चूंकि इख्तियार और इक़्तिदार के खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें पता है कि किस वक्त किस तरह ताल्लुक को तब्दील करना है, ताल्लुक इस्तेमाल करना है, फायदा उठाना है, और इस वक्त वो सियासी सिस्टम से बाहर हैं। सियासत में तो मौजूद है लेकिन सिस्टम से बाहर हैं। अब वो बलूचिस्तान में क्या किरदार अदा करते हैं, उनकी पार्टी क्या किरदार अदा करती है, लेकिन बलूचिस्तान इस वक्त बिल्कुल इंतहाई तौर पर मुख्तलिफ सिमत में चला गया है और ये इस्टेब्लिशमेंट के या इदारों के 180 डिग्री में चला गया है, जिसे बहुत खतरनाक कहा जा सकता है। अलार्मिंग पोजीशन है, सिचुएशन है, और इस पर सोचना हमारे लोगों का, अहम लोगों का, फैसला साजों का, ताकतवर लोगों का सबसे अहम तरीन काम है कि वो सोचें कि किस तरह हम इन दूरियों को खत्म कर सकते हैं जो हमारे दरमियान पैदा हो चुकी हैं। क्योंकि मजमूई तौर पर जो तासुर पैदा हो रहा है, एंटी पंजाब तासुर पैदा हो रहा है, नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया। अब उसे दूर करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। ये सोचना हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम किस तरह अपने इस खित्ते को अपने साथ मिला सकते हैं। अब एक क्योंकि दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, महमूद खान अशरगजई हुए, तमाम जो बलूचिस्तान की पार्टियां हैं, कॉम्प्रेस पार्टियां हैं, मंगल साहब हो गए, डॉक्टर मालिक हो गए, हजारा डेमोक्रेटिक फ्रंट वाले हो गए, वो भी इससे खुश नहीं है किसी भी तौर से और वो दूरी की तरफ जा रहे हैं। और सबका मुतालबा ये नहीं है, इन लोगों का, सब लोगों का एक ही मुतालबा है। ये नहीं कह रहे कि हमें जितवाइए, वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो जीता है उसे आप इख्तिदार दे दीजिए। और यही सबसे नागवार बात इन लोगों को गुजरती है और सबसे मुश्किल काम भी यही है। और शायद इस तरह की जो मौजूदा सूरत हाल है हमारी स्टैब्लिशमेंट के लिए, ये 75 साल तारीख में पहली मरतबा इन्हें इसका सामना इन्हें करना पड़ रहा है। कि पहले जो हमारे सियासी रहनुमा होते थे या लीडरान होते थे या पार्टियों के सरबराहान होते थे,
वो इनकी बात मान लेते थे, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल हो जाया करते थे, खौफजदा हो जाया करते थे, लालच में आ जाया करते थे। लेकिन जो इमरान खान है वो तो ना खौफजदा हो रहे हैं और ना ही किसी लालच में आ रहे हैं, ना ही कोई अल्टरनेट वो सब्सिट्यूट मांग रहे हैं उनसे, वो उनसे रिहाई भी नहीं मांग रहे, वो बाहर जाना भी नहीं मांग रहे। तो क्या होगा ऐसी सूरत हाल में? ये बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल दरपेश है हमारी स्टैब्लिशमेंट को, और इसके मुताबिक इन्हें अपना जो स्ट्रेटेजी है उसे तब्दील करना था। और जाहिर है वो भी जिस तरह सोचते होंगे इस मुल्क के लिए ही सोचते हैं ना। अगर वो समझते हैं ये मुल्क इस तरीके से नहीं इस तरीके से ज्यादा बेहतर हो सकता है, तो आखिरी फैसला किसी इदारे का नहीं है, आखिरी फैसला तो सिर्फ और सिर्फ अवाम का है, और अवाम ने 8 फरवरी को कर दिया। अब उसे मजीद गंभीर से गंभीरतर बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर से कि आपने फॉर्म 45 वाला मामला तो हल किया नहीं है, इलेक्शन का आपने मसला हल किया नहीं, एमएनएज एमपीएस का मसला हल नहीं किया, या आपने मखसूस नशिस्तों वाला मसला भी छिड़वा दिया। भाई जो पार्टी मौजूद है उसे आप दे दें, जैसे आपने बाप को दिया, जैसे आपने एमएमए को दिया। तो अगर आप बाप को और एमएमए को दे सकते हैं तो वाई नॉट सुन्नी थाट कौंसिल? सुन्नी थाट कौंसिल को क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहां कोई चीज हो, सोच हो कि हमने इनको भी साथ लेकर चलना है, अगर आप लाठी लेके बंदूक लेके ले चलेंगे तो वो मुश्किल तर होती चली जाएगी। कल मैंने अपने प्रोग्राम में सिराजुल हक साहब की एक गुफ्तगू का टुकड़ा नशर किया था। वो एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद भी थे, जिसमें बहुत से लोग थे, एनजीओ से मुतालिक लोग भी थे, सियासी रहनुमा भी थे, नून के भी थे। उसमें एक गुफ्तगू का हिस्सा हमने कल सुनवाया था, और आज भी मैं आपको उनकी गुफ्तगू का एक थोड़ा सा हिस्सा 1-1.5 मिनट का सुनवाता हूं। सिराजुल हक साहब ने उसमें कहा क्या था। मोहम्मद बिलाल महबूब साहब ने बात की है कि ये बेख्तियार लोगों का इज्तिमा है और बाइख्तियार लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत है। मैं जब तालिब इल्म था पंजाब यूनिवर्सिटी में, नवाबजादा नसरुल्लाह खान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से किया था कि बिगाड़ कर बनाए जा, उबार कर मिटाए जा, कि मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए जा। तो मैं समझता हूँ कि 75 सालों से एक दायरे में सफ़र जारी है और शायद अब वो लम्हा आया है कि आवाम का पैमाना सब्र लबरेज भी हो गया है। तो अगर इन जज्बात को, एहसासात को कोई प्रॉपर रास्ता नहीं दिया गया तो ख़तरा है कि कोई और सानहात यहाँ देखने को न मिले। बलूचिस्तान इस वक्त आतशफशां बिल्कुल बन गया है और ये बात बिल्कुल साबित है कि अगर आवाम साथ ना हो तो बंदूक और तोप और टैंक से आप कौम को काबू नहीं रख सकते। यह सब कुछ रशिया में मौजूद था, आवाम नहीं थे और काबू नहीं कर सके। यह सब कुछ बांग्लादेश में भी, मशरक़ पाकिस्तान में मौजूद था, आवाम साथ नहीं थे और पाकिस्तान एक नहीं रह सका। इसलिए हम बहुत खुलूस से उन तमाम इदारों से कहना चाहते हैं कि अगर आप फेयर रहे और गैर जानिबदार रहे और उस हल्फ की पासदारी करे कि अल्लाह को गवाह बनाकर आप उठाते हैं और मखलूक खुदा को भी, उसके नतीजे में पाकिस्तान भी मजबूत होगा और आप भी। लेकिन अगर माजी की उसी सोच से आप निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो इसका नुकसान इस मुल्क के नजरिए, इस मुल्क के जोग्राफिये, इस मुल्क की मईशत, नई नस्ल और हमारे मुस्तकबिल सबको होगा। सिराजुल हक साहब ने कहा कि हम बेख्तियार लोग हैं और बाख्तियार लोगों से बात करनी चाहिए। तो मैं भी बाख्तियार लोगों से ही मुखातिब हूं कि खुदा अपनी अना, जाती अना जो आप समझते हैं उसको छोड़ें और इस मुल्क के पासियों और पाकिस्तानियों की बात के लिए, फायदे के लिए, पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के बेहतर बनाने के लिए एक कदम पीछे हटें। अगर एक कदम सब लोग पीछे हटते हैं और मसले का हल निकल आता है, और कोई मसला नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की ही की तरफ जाएगा। क्या हुआ अगर आज हम कह देते हैं कि फॉर्म 45 पे बात होगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? कोई मसला नहीं होगा ना, क्योंकि बुनियादी डॉक्यूमेंट ही समझ लें, इलेक्शन का तो कलमा ही फॉर्म 45 है ना। अगर आप इलेक्शन में से फॉर्म 45 निकाल देते हैं तो फिर कुछ नहीं बचता। और इस तरह तो पहले भी होता रहा है, लेकिन इस तरह का कोई लीडर
आपसे टकराने वाला कभी नहीं मिला, जो जिसकी वजह से आपको सुबकी हो रही है। ये सुबकी नहीं है, ठीक है, अवाम का फैसला कर दें और तमाम लोगों को दे दें, जो जो जिस जिस जगह जीते हैं वो कॉन्फ्रेंस जीते हैं, कॉन्फ्रेंस को दे दें। लेकिन इस तरह पार्टियां ना बनाएं जिस तरह के वो आपके खिलाफ मजीद हो जाए। अब एक पॉइंट ऑफ व्यू जो महमूद खान चकजई ने भी कहा और सिराजुल हक साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि कहीं हम ऐसा ना हो कि हम मुल्क से दूर हो जाए। हमारे एक ग्रुप के लोग हैं, जो दोस्त हैं हमारे, जो ये सोचते हैं, मुखालिफ स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, जो कहते हैं कि नहीं 71 का सानिया कैसे होगा, वो तो बहुत दूर था, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सके। जनाब अली, बात 71 की नहीं है, दूरी की नहीं है, गुर्बत की नहीं है। ये जो जोग्राफियाई फासले होते हैं वो बेशक दूर हों, दिलों के फासले नहीं बढ़ने चाहिए। अगर दिलों के फासले बढ़ गए तो कोई जोग्राफियाई सरहद जो है वो आपको तकसीम होने से नहीं बचा सकती। और इसकी जिंदा मिसाल 1947 है, कैसे हमने एक ही इलाके में, एक ही खिते में, साथ एक ही जबान बोलने वाले लोगों ने किस तरह दो हिस्सों में तकसीम हो गए। और ये तकसीम हो सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन सोचना हमारा ये है कि किस तरह हम अपने इस मुल्क को बचा सकते हैं। अपने मुल्क को बचाने के लिए हमने क्या क्या कुर्बानियां देनी है। अब मैं बात कर रहा था कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक आप करें, कोई इशू नहीं है, बेशक उसमें आप काजी फायजी साहब को डाल दें, वो सो मोटो लें और सो मोटो लेके फैसला कर दें कि जी फॉर्म 45 के मुताबिक जो भी है फैसला करें, जो लोग इलेक्ट हुए हैं, इलेक्ट नहीं हुए, उन सबका फैसला कर दें। लेकिन इस मुल्क की खातिर काजी साहब आप भी सोच लें कि आपने भी जवाब देना है मर के। आपके वालिद ने इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा किया था। आपके फैसले जो हैं वो कहीं गोरबाचोफ ना बना दें आपको, ये जरा ख्याल कीजिएगा। तो इसकी इब्तिदा तो मैंने कहा ना कि फॉर्म 45 से करें और उसके बाद सीटें दे दें, कोई मसला नहीं है। जिसकी जो बन रही हैं पहले सीटों का नोटिफिकेशन कर दें, जो मौजूदा सूरत हाल है। उसके बाद जब फैसला हो जाए कि किसकी कितनी सीटें हैं, कौमी असेंबली में जनरल नशिस्तें कितनी है, उस हिसाब से बांट दी जाए, कम कर दी जाए, ज्यादा कर दी जाए। इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम खुश तो मुल्क खुशहाल, अवाम खुश नहीं तो मुल्क बदहाल। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क बदहाल हो, डंडे के जोर से मुल्क खुशहाल कभी नहीं होगा। अगर मुल्क ने खुशहाल डंडे के जोर पे होना होता तो चाइना और सोवियत यूनियन अपने अपने दौर में बहुत खुशहाल होते, क्योंकि उनके पास ताकत भी हमसे ज्यादा थी, वसाइल भी हमसे ज्यादा थे और वो उसका इस्तेमाल करना भी जानते थे अपने लोगों पर। हम उस तरह नहीं कर सकते। मैं कई अपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में भी कह चुका हूं, मिसाल दे चुका हूं कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कम से कम कश्मीर में फौजी जो भारतीय फौजी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे ज्यादा नहीं कर सकते, या आप फलस्तीन में जो इसराइली कर रहे हैं उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। लेकिन क्या वो लोग जीत गए हैं, उन्होंने दिल फतह कर लिए? नहीं किए। तो इस वक्त पहला काम इलेक्शन कमीशन से कहा जाए कि जो मखसूस नशिस्तें आ रही हैं और ये जो सियासी दलाल आ गए हैं दरमियान में कि जी एमक्यूएम को उसकी सीटें चाहिए, नून को उसकी सीटें चाहिए, पीपल्स पार्टी को अपनी सीटें चाहिए। भाई आपकी जो सीटें आपने जो जीती हैं इस वक्त तक, जो जितवाई गई हैं या जीती हैं आपने, उसके मुताबिक आपको हिस्सा मिल गया है। लेकिन अगर आप इस हिस्से से ज्यादा दूसरी पार्टी का हिस्सा लेना चाहते हैं तो ये तो फिर ज्यादती है, क्योंकि मैंने तो अपने दो तीन दिन पहले अपने प्रोग्राम में कहा था कि ये हिस्सा नहीं दिया जाएगा मखसूस नशिस्तों का, क्योंकि इसके लिए सेनेट में भी मेंबरान जाने हैं, फिर सदर पाकिस्तान का इलेक्शन होना है। ये तमाम चीजें ये सोच रहे हैं कि किस तरह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सारे अमल में बाहर रखें और वो आगे ना आ सकें। तो सिर्फ एक पार्टी को जीरो करने के लिए या एक लीडर को जीरो करने के लिए आप अपने मुल्क के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ आपकी अपनी जात के साथ खिलवाड़ होगा। आज जैसे सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीटें दे देनी चाहिए, जो उनका हिस्सा बनता है उन्हें मिल जाना चाहिए ताकि ये सिस्टम आगे चले। अब बगावत की बात कर रहे हैं, आइन की आर्टिकल, आइन को तोड़ने की बात की जा रही है कि सदर पाकिस्तान ने जो है वो आइन को तोड़ा है, 2 मरतबा तोड़ा है। तो भाई जब आपने पंजाब असेंबली और केपीके की असेंबलियों के इंतखाबात 90 रोज में नहीं करवाए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद, तो उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? क्या आप लोग उसमें शामिल नहीं थे? यकीनन आप लोग सब। अगर इस तरह आइन तोड़ने की बात होगी, बगावत की बात होगी, आर्टिकल 6 लगेगा तो उन तमाम लोगों पर लगेगा जो उस वक्त इसमें शामिल थे, खा वो हुकूमत में वजीर आजम थे, वजीर खारजा थे या कोई थे। ठीक है, फिर सब पर चलना चाहिए ये, फिर लाठी चले तो सबके लिए चले। तो बहरहाल खुदा के वास्ते इसको सोचें
इसको सोचें, मेरे मुल्क को बचाएं, मेरे मुल्क को बचाएं। मेरा मुल्क जो है वो मुश्किल की तरफ जा रहा है। हम सब दलदल में धंसते जा रहे हैं और दलदल में धंसाने के जिम्मेदार हमारे फैसला साहब होंगे। अब एक तरफ पंजाब में गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज ने हलफ उठा लिया और वजीर आला बन गई। पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर आला और पंजाब की तारीख की दूसरी खातून हुक्मरान, जो इससे पहले एक सिख खातून बनी थी। और आज जो है शरीफ खानदान की जो नस्ल है उसका कब्जा बरकरार है और तख्ते लाहौर पर शरीफ खानदान विराजमान है और तख्ते लाहौर उनका तो पाकिस्तान उनका। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब एक तरफ से बुजदार 2 भी कहा जा रहा है उन्हें, दूसरी तरफ से लोग ये कह रहे हैं कि जी ये तो जो लोग बुजदार 2 कह रहे हैं वो तो 2.5 वोट भी नहीं ले सकते। तो बात यह है कि वो खुद भी तो जीत कर नहीं आई। वो जिस तरह जीती हैं वो सबको पता है कि जीती भी हैं कि नहीं जीती। फॉर्म 45 निकलवाएं और मरियम औरंगजेब साहबा वो साबित कर लें कि वो जीती हैं, हकीकी है जीत है। यहां तो जीतने वाले सबसे ज्यादा शर्मिंदा हैं। जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं। बहरहाल ये सोचना हम सब लोगों का काम है कि हमने मुल्क को कैसे आगे ले जाना है। और फिर वही बात कि सियासी पार्टियों का जो रोल है, अगर कोई फतह मक्का का मॉडल देना चाह रहा है तो इसका मतलब यह है कि दरगुजर होगा और इस दरगुजर का, इस ऑफर का फायदा उठाना चाहिए उन तमाम लोगों को जो लोग चाह रहे हैं कि इस मुल्क के हालात बेहतर हों। और अगर वो चाहते हैं कि हमारी अनाएं ही हों सब कुछ, हम उसी के मुताबिक फैसले करें और जो हम चाहें, जो हमारे दिमाग में आए, हम अकले कुल हैं, तो फिर ये मुल्क नहीं चल सकता। मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह ये मुल्क चले। जिस तरह हम बर्बादी में चले गए, या तो हम इसे चीन का या अमेरिका का कोई सूबा उबा बना दें, चीन का सूबा बना दें, अमेरिका की स्टेट बना दें, 50 है तो 51वीं स्टेट बना दें, या चीन का एक सूबा बना देते हैं, तो उससे फिर हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे, हमारे हुक्मरान भी अच्छे होंगे। हमारे जो कम से कम जो बाहर के हुक्मरान होंगे वो असली तो होंगे, 2 नंबर हुक्मरान तो नहीं होंगे जो गुलामों के गुलाम हैं। तो बहरहाल ये एक मुश्किल है। लेकिन जब हम हालात को बेहतरी की तरफ जाने की सोचते हैं तो हमें, ये हमारा फर्ज है कि हम अच्छी तजावीज भी दें। सीपैक को हमने बर्बाद कर दिया, किसने किया सारी दुनिया जानती है। नाम लिया जाता है कि पीटीआई ने किया, हालांकि पीटीआई के तो इख्तियार में कोई नहीं है, ये तो सारा काम ही फौज का है और फौज ही इसको सिक्योरिटी भी दे सकती है, इसको तेज भी कर सकती है, इसको बेहतर भी कर सकती है, इसको रोक भी सकती है। क्योंकि जिस ताकत से आपने लड़ना है वो ताकत जो है वो सिर्फ दुश्मन से लड़ने के लिए फौज के पास है, वो हम में से किसी सिविलियन के पास नहीं, किसी सियासी पार्टी के पास है। तो फौज निहायत अहम है, पॉलिसियां भी फौज की बहुत अहम है और इस वक्त मौका है कि हम इसे बेहतर बनाएं, सीपैक को अपने लिए फायदामंद बनाएं, सूदमंद बनाएं। ऐसा ना हो कि 10 साल के बाद हमारे पास हमारे कर्जे इतने ज्यादा हो जाएं जो हमने सीपैक के नाम पे लिए हैं और पंजाब में और इधर उधर हमने बड़े बड़े मंसूबे और मोटरवेज बनवा ली हैं, उनका जवाब तो हमें सीपैक से मिलना है ना। वो हमने पे बैक तो सीपैक से ही करने हैं ना। जो सीपैक का रूट था वो तो हमने बनाया नहीं, जो गवादर से वाया क्वेटा और जो ब्लोरोलाई होते हुए पिशावर जाना था ना, हमने रेलवे लाइन बनाई, नहीं बना सके। गवादर से दालबंदीन तख्तान तक हमें बनानी चाहिए थी, जो नहीं बना सके, हम अभी तक नहीं बना। लेकिन पैसे लेके हम अल्हम्दुलिल्लाह खा चुके हैं, उसका हम सूद दे रहे हैं और वो मिन्नतें हमें हर 2 साल के बाद करनी पड़ती हैं। कि वो गालिब ने कहा था ना कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे हाँ, रंग लाएगी हमारी फाक का मसली एक दिन। अब सीपैक से हम आगे चलते हैं तो क्या करना है हमें? हमें सोचना यह है कि हमें खित्ते में, इलाके में किस तरह वसाइल को पैदा करना है, किस तरह हमने मिलके खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर हमने काम करना है और किस तरह उसको ज्यादा अपने लिए बेनिफिशियल बनाना है। सबसे अहम चीज ये कि एक नई तंजीम की तजवीज आज हम अपने प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं, जिसका नाम साइनो इस्लामिक एशियन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने CIAO याओ इसका तलफ़ुज़ है और हम इसको बना सकते हैं, जिसमें चीन है, रशियन फेडरेशन है, पाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की तकरीबन तमाम स्टेट्स हैं, तुर्की है, ईरान है, इराक है और अगर मुमकिन हो तो इसमें हम खलीज को भी, गल्फ को भी शामिल कर सकते हैं, सऊदी अरब भी शामिल हो सकता है। इससे हम एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी कुव्वत बना सकते हैं और जिसके लिए अगर आज हम काम शुरू करें तो इससे एक तो फायदा यह है कि 1 रोड 1 बेल्ट, सीपैक का रूट
ये हमारे पास मौजूद हैं, इस पे काम ऑलरेडी हो चुका है और हो रहा है। इससे फायदा ये होगा कि अफगानिस्तान में अमन आएगा, बलूचिस्तान में अमन आएगा और लोगों की तरक्की होगी। जब लोगों के पास पैसा आएगा और उनके पास ओनरशिप आएगी, तो वो उस ओनरशिप के तहत अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ही अपने इलाके का तहफ़्फ़ुज़ है और उनके अपने इलाके का तहफ़्फ़ुज़ ही पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ होगा। तो इस पे क्या होना चाहिए? मुश्तरका मंडी होनी चाहिए या सिर्फ एक रूट होना चाहिए या इस इलाके में एक मुश्तरका करेंसी भी हो जानी चाहिए। ये मुश्तरका करेंसी जिसका काम ये हो कि हम एक मुश्तरका करेंसी इलाके में बनाएं और उसके जरिए हम ट्रेड करें और जो दुनिया भर में इजारादारी है डॉलर की, कम से कम उसे इस खित्ते में अगर हम उस पर काबू कर लेते हैं, उसका मुकाबला कर लेते हैं, तो हम बहुत बड़ी फतह हासिल कर लेंगे। ये आज की बात नहीं है, ये अगले 20 साल की बात है। 20 साल बाद जब लोग सोचेंगे कि जी ये कैसे हुआ और कहां से आई, ये तजवीज कहां से आई थी, हो सकता है कि उस वक्त शायद हमें कोई जानता भी ना हो, लेकिन बहरहाल आज ये एक तजवीज है जिसे मैं दे रहा हूं। इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे कि इलाके की आबादी कितनी है, इसका जीडीपी कितना है, इसमें बहुत सारी चीजें हम देखेंगे, लेकिन बहरहाल इस पर काम करना जरूरी है क्योंकि हमारी सबसे अहम जरूरत एनर्जी है, तवानाई है और सेंट्रल एशिया ये ममालिक जो हैं वो एनर्जी से भरे हुए हैं। यहां से एनर्जी आए, एलएनजी आए और पाकिस्तान की गवादर पोर्ट से एक्सपोर्ट हो जाए और बहुत सारे काम हैं जिससे हम सिर्फ एक मिडल मैन का सिर्फ हम ट्रांजिट पैसे लेते रहें तो भी हमें नुकसान नहीं है। तो ये सोचने की बातें हैं, इस पर हम बाकी बातें फिर करेंगे क्योंकि हमें इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी बेहतर बनाने के लिए अपनी तजावीज़ देनी है, वो भी दूंगा। और फिर कभी कुछ दिनों में हम बात करेंगे पाकिस्तानी इदारे कैसे पाकिस्तान तबाह हुए, तो पाकिस्तानी इदारे कैसे बर्बाद हुए, तो एक आध इदारे की मिसाल हम तफसील से देंगे और उसको मिसाल बनाकर हम चाहेंगे कि इदारों की जो तंजीमें नौ हो, किस इदारे को किस तरह बनाना है ताकि अगर इदारे अच्छे होंगे तो हमारा मुल्क अच्छा होगा, उनकी इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर होगी, हमारी इक्तिसादी सूरत हाल बेहतर होगी। इस तरह हम मिलकर अपने मुल्क को बेहतर कर सकते हैं। इजाजत दीजिए,